हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धर्मेंद्र डिफेंस एकेडमी में। और आज वही हम आर्मी की जो सीरीज चल रही है, जीएस के 30 क्वेश्चंस करेंगे। और ये क्लास होगी हमारी क्लास 4। ठीक, क्लास नंबर 4 क्लास होगी और इसमें 30 क्वेश्चंस होंगे जिनको आप नोट करते चलेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, और हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चंस पर। पहले क्वेश्चन से पहले हम आपको कल वाला क्वेश्चंस बताते हैं। कल क्वेश्चन क्या था? कल क्वेश्चन शायद इसमें लग नहीं पाया है, मैं लिख देता हूँ विश्व भारती। एक मिनट। विश्व भारती की स्थापना, यही पूछा गया था ना कल, जो मैंने आपके लिए छोड़ा था लास्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन। तो इसकी जो स्थापना की थी, इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने। और कब की थी? 1921 में। और ये है कहाँ? तो ये है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। ठीक, शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये रहा कल वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं अपने। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन ए नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत होना चाहिए इसमें। ऑप्शन बी जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। ऑप्शन सी चिल्का झील है। ऑप्शन डी बूलर झील है। ये आधे नाम लिखे हैं, मैं बता दे रहा हूँ, नीलगिरी पर्वत, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, चिल्का झील, बूलर झील। तो बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो बायोस्फीयर रिजर्व, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? फर्स्ट, तो फर्स्ट है नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत। ठीक, और वर्तमान में भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो कुल 12 बायोस्फीयर रिजर्व। एक मिनट, अ, इसे सही करेंगे, 12 नहीं 18, 18 बायोस्फीयर क्या है? रिजर्व है। ठीक है, इसके बाद देखो, ये हो गया 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीलगिरी पर्वत। ठीक, जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में स्थित है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो उड़ीसा में स्थित है। बूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं। अब हम नीलगिरी पर्वत के बारे में कुछ पॉइंट आपको लिख देते हैं कि नीलगिरी पर्वत कहाँ है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत, ये केरल हो गया, तमिलनाडु और कर्नाटक। देखो, केएन कर्नाटक, पूरा ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे टीएन होता है तमिलनाडु और केएल होता है केरल, लेकिन लिख दे रहा हूँ। ठीक, इनकी सीमा पर, इन तीनों देशों की सीमा पर स्थित है, तीनों राज्यों की सीमा पर स्थित है नीलगिरी पर्वत। ठीक है, नीलगिरी पर्वत। ठीक है, तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है? केएल प्लस कर्नाटक, ठीक है, प्लस तमिलनाडु। ठीक है, इसे शॉर्ट में लिख दिया। इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, तो इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है डोडा बेटा, डोडा बेटा, इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ढोला सादिया पुल भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा नदी सड़क पुल, इसमें सड़क और जोड़ेगा, सड़क का पुल है जो, मतलब पूछा यह किस नदी पर है, यह किस नदी पर है। तो देखो हम पहले इसकी बात करते हैं, ढोला, ठीक, सदिया पुल, ढोला शादिया पुल। इस पुल का नाम है दूसरा भूपेन हजारिका पुल। इसका क्या नाम है? भूपेन हजारिका पुल, भूपेन हजारिका पुल, भूपेन हजारिका पुल, ढोला सदिया पुल। ठीक है, ये एक एक तरफ शहर है ढोला, एक तरफ शादिया, उन दोनों को जोड़ता है, तभी इसको बोलते हैं ढोला सदिया पुल। इसका नाम रखा गया भूपेन हजारिका पुल। ठीक, ये कहाँ है? ये असम राज्य में, असम राज्य में। और नदी कौन सी है? तो नदी हो जाएगी लोहित नदी, लोहित नदी। भाई कभी कभी लोहित ऑप्शन नहीं होता है तो होता है ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ब्रह्मपुत्र किसकी लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की ही क्या है? सहायक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। और इसकी लंबाई लिख लेंगे, सबसे लंबा पुल है ये, तो इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर, 9.15 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी, लोहित नदी पर। ठीक है, ना गंगा पर, ना गोदावरी पर, ना कावेरी पर, किस पर होगा? डी पर, लोहित नदी पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन।
लायन लॉयन फ्लैग निम्न में से किस देश के झंडे का नाम है? पूछा गया है लॉयन फ्लैग। ठीक, लॉयन माने होता है शेर और फ्लैग माने झंडा, तो शेर झंडा भी बोलते हैं इसको। ठीक, ये किस देश का है? तो ये हमारा श्रीलंका का। ठीक है, श्रीलंका का। क्रिकेट देखते हो तो उसमें देखा होगा लॉयन बना होता है आगे। ठीक, तो इस किसका हो जाएगा? ये श्रीलंका का हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट होगा। ऑप्शन डी इज क्या होगा? राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्लू बुक किस देश का आधिकारिक दस्तावेज है? ब्लू बुक, ब्लू बुक। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं तो नीला पत्र। ठीक, या नीली पुस्तक ऐसे करके लिखते हैं। ये किसका है? ऑप्शन दे रखा है यूनाइटेड किंगडम, ईरान, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी चीन। तो ये है हमारा यूके का, यूके। और यूके को बोलते हैं हम यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। ठीक, यूनाइटेड किंगडम। जो वहाँ मतलब कोई आधिकारिक दस्तावेज होता है ये नीले कलर का होता है, इसकी जो फाइल का रजिस्टर होता है वो नीले कलर का होता है, इसलिए इसको ब्लू बुक बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में चार, हम कह सकते हैं चार प्रादेशिक क्षेत्र, जिसमें इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड आते हैं। स्कॉटलैंड और उसके बाद उत्तरी आयरलैंड, ये तीन आते हैं इसमें, चार आते हैं। ठीक है, तीन आते हैं ब्रिटेन में। लिख दे क्या? चलो लिख देते हैं, चलो देख लो। एक होता है ब्रिटेन, ब्रिटेन में आते हैं तीन, इसमें होता है स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। लेकिन हम फेमस किस नाम से? इंग्लैंड से, तो हम इंग्लैंड ही जानते हैं। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में कितने आते हैं? यहाँ पर देखो लिखी दे रहे हैं यूके, इसमें आते हैं चार। इसमें एक तो ये स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया, इंग्लैंड हो गया, और एक देश होता है उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड। तो चार देशों का समूह है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1950, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर, सॉरी ऑप्शन पहला है 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, ऑप्शन बी है 24 अक्टूबर 1950, ऑप्शन सी है 20 अक्टूबर 1940, ऑप्शन डी है 30 अक्टूबर 1950। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें क्या होगा? राइट होगा, 24 अक्टूबर 1950। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ को हम बोलते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना की डेट तो दी है भाई, चलो यहाँ पर फिर भी लिख देते हैं, स्थापना इसकी हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इसीलिए 24 अक्टूबर को क्या बनाते हैं? 24 अक्टूबर को बनाते हैं यूएनओ दिवस। और इसकी स्थापना हुई कहाँ थी, किस स्थान पर हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। और ये कहाँ पड़ता है? यूएसए में पड़ता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। इसमें कुल देश कितने हैं, इसके सदस्य कितने हैं, यानी कुल देश हैं इसके, ठीक, 192। ठीक है, और नवीनतम देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान इसका क्या है? नवीनतम देश है। ठीक, नवीनतम देश है यूएनओ। ठीक है, ये हो गया यूएनओ के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं। मुख्यालय जरूर ध्यान रखना, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। रोमन कोलेसियस कहाँ अवस्थित है? रोमन कोलेसियस कहाँ स्थित है? देखो, ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी पेरू, ऑप्शन डी ब्राजील। तो दिया है रोमन। अब आप लगाओ इटली की राजधानी रोम, उससे आप रिलेट करके लगा सकते हो। दूसरा रोमन, रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य, इसका विस्तार कहाँ था? इटली में था। तो ऑप्शन ए इटली लग जाएगा। ठीक, तो ये एक रोमन साम्राज्य था, उसकी एक क्या है? बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है। ठीक, जिसको रोमन थिएटर के रूप में भी जाना जाता था। तो ये कहाँ? इटली की राजधानी रोम में स्थित है, रोम में स्थित है। ठीक, रोम। और रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोम स्थित है टाइबर नदी के किनारे, टाइबर नदी के किनारे। ठीक, और एफएओ का मुख्यालय कहाँ है? रोम में ही स्थित है। हम्पी का स्मारक स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। हम्पी का कर्नाटक स्थल, हम्पी, तो ये स्थित है ऑप्शन ए कर्नाटक में। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था विजयनगर, विजयनगर
साम्राज्य के शासकों ने, विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने इसका क्या कराया था, निर्माण कराया था। विजयनगर साम्राज्य के शासकों में ने इसका निर्माण कराया था। और ये कभी पूछ लेता है कि जो हम्पी है ये कितने के नोट पर वर्तमान में स्थित है, तो ये वर्तमान में 50 रुपए के नोट पर अंकित है, अंकित है। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी पणजी, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसमें पूछा है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय, यानी वो कहाँ स्थित है, उसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है देहरादून। देहरादून किसकी राजधानी है? ये राजधानी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड की क्या है? राजधानी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? किसकी? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की जो स्थापना थी वो स्थापना हुई थी इसकी 1960 में। 1960 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, और कुछ इसमें ज्यादा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैत्र भूमि का संबंध किससे है? तो चैत्र भूमि का संबंध किससे? देखो चैत्र भूमि है क्या, ये जो चैत्र भूमि है ये क्या है? समाधि स्थल का नाम है, समाधि स्थल। चैत्र भूमि क्या है? समाधि स्थल है। और ये किसकी है? तो ये किसकी है? बी आर अंबेडकर। बी आर अंबेडकर की क्या है? समाधि स्थल है। ठीक, तो ये किसकी? बी आर अंबेडकर का समाधि स्थल है, उसका नाम है चैत्रा या भूमि या चैत्र भूमि क्या है? नाम है। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल। शक्ति स्थल या शक्ति घाट। ठीक, चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम है किसान घाट। किसान घाट। ठीक, जगजीवन राम की समाधि स्थल का नाम है समता स्थल। समता स्थल। ठीक, ये। और लाल बहादुर शास्त्री की पूछा जाता है विजय घाट। ठीक है, महात्मा गांधी की राजघाट। क्वेश्चन, काला झंडा किसका प्रतीक है? काला झंडा किसका प्रतीक है पूछा है। काला झंडा किस लिए दिखाया जाता है? ऑप्शन ए शांति, ऑप्शन बी प्रकृति, ऑप्शन सी विरोध, ऑप्शन डी न्याय के लिए। तो जो काला झंडा होता है आपने देखा होगा, रैली निकलती है, रैली वगैरह में दिखाया जाता है। प्राचीन समय में जब राजनीति होती थी तो उसमें काला झंडा दिखाया जाता था। 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में काले झंडे दिखाए गए थे। तो काले झंडे जो दिखाए जाते हैं वो किसके प्रतीक होते हैं? वो विरोध के प्रतीक होते हैं। यानी किसी चीज का जब विरोध करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करते हैं, तो उसमें काले झंडे दिखाते हैं। शांति का प्रतीक कौन सा होते हैं? सफेद रंग के झंडे। सफेद रंग का झंडा। ठीक, ये किसका प्रतीक होता है? ये प्रतीक होता है शांति का प्रतीक होता है। ठीक है, नेक्स्ट, न्याय के लिए हम नीला झंडा प्रयोग करते हैं। मैला आंचल पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैला आंचल पुस्तक के लेखक हैं, मैला आंचल पुस्तक के ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन डी विष्णु प्रभाकर। तो मैला आंचल ये पुस्तक है, ये पुस्तक है फणीश्वर नाथ रेणु की। फणीश्वर नाथ रेणु की क्या है? ये पुस्तक है। ठीक, नेक्स्ट, अनब्रेकेबल निम्न में से किस खिलाड़ी की पुस्तक है? ये अनब्रेकेबल क्या है? अनब्रेकेबल है एक आत्मकथा, एक आत्मकथा है। ठीक, जो किसकी है? ये स्थित है, ये किसकी है? ये है मैरी कॉम की। ये किसने लिखी है? मैरी कॉम, जो भारत की क्या थी? भारत की वुमेन यानी बॉक्सिंग में महिला बॉक्सर थी ये मैरी कॉम। तो इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम रखा मैरी अनब्रेकेबल। ठीक, अब इनके सौरभ गांगुली की पुस्तक का नाम क्या है? सौरभ गांगुली की पुस्तक का नाम है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ये सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी है? सौरभ गांगुली की। शेन वार्न, सौरभ गांगुली पता है कौन थे? सौरभ गांगुली भारत के क्रिकेट के खिलाड़ी थे। शेन वार्न ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर क्रिकेटर थे, यानी बॉलर थे, स्पिन के बॉलर थे। इनकी पुस्तक का नाम है नो स्पिन। नो स्पिन। ठीक, इनकी पुस्तक का नाम नो स्पिन। ठीक, सुनील गावस्कर ये भी भारतीय क्रिकेट के क्या थे? खिलाड़ी थे। तो इनकी पुस्तक का नाम है सनी डेज। सनी डेज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है चारों, इसलिए मैंने लिख भी दिए हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक कथन एक राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक स्थान, इनमें से एक स्थान ऐसा है, एक शहर ऐसा है, एक सिटी ऐसा है जो एक राज्य की भी राजधानी है, एक राज्य की भी राजधानी है और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी एक यूनियन टेरिटरीज की भी क्या है? राजधानी है।
ऑप्शन ए कवारती, तो कवारती, ऑप्शन बी सिलवासा, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी कोहिमा। देखो ऑप्शन ए जो है कवारती, ये किसकी राजधानी है? कवारती राजधानी है लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप की। ऑप्शन सी सिलवासा, सिलवासा ही किसकी है? दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली। बस दमन दीप दोनों एक ही हो गए हैं, दमन दीप पहले अलग अलग थे अब एक हो गए। ठीक, चंडीगढ़ ये किसकी राजधानी है? ये हरियाणा, पंजाब, वाह, खुद चंडीगढ़ की भी है, खुद चंडीगढ़ की भी, क्योंकि चंडीगढ़ कैसा है? एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो खुद चंडीगढ़ की भी राजधानी है। कोहिमा किसकी राजधानी है? ये राजधानी है नागालैंड की, नागालैंड की। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? सी चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ एक, दो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की क्या है? राजधानी है। फिलहाल इसमें ये लिख दिया इन्होंने कि एक राज्य, तो एक राज्य कोई सा भी ले लो, और एक खुद केंद्र शासित प्रदेश कौन? चंडीगढ़, तो इसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट पीरे, ऑप्शन बी अमेंडसेन, ऑप्शन सी कोलंबो, ऑप्शन डी वास्को डिगामा। तो दक्षिणी ध्रुव की जो खोज की थी, तो पृथ्वी है, पृथ्वी, पृथ्वी अपने अक्ष के सापेक्ष ऐसे घूमती है, तो ऊपर वाला ध्रुव कहलाता है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाला ध्रुव कहलाता है दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ठीक, ऊपर वाला ध्रुव, ऊपर वाला कहलाता है उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला कहलाता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक, तो इस दक्षिणी ध्रुव की जो खोज है, इस पर सबसे पहले कौन पहुंचा था? यानी सबसे पहले खोज पाते थे रोनाल्ड एमर्सन। ठीक, और ये कब पहुंचे थे? 1911 ईस्वी में। ठीक, 1911 ईस्वी में अपनी टीम के साथ पहुंचे थे। तो इनको ही क्या माना जाता है? दक्षिणी ध्रुव का खोजकर्ता माना जाता है। उत्तरी ध्रुव का खोजकर्ता अगर कभी पूछे तो किसने? रॉबर्ट प्यूरे। ये क्या थे? ये उत्तरी ध्रुव के खोजकर्ता थे। ठीक, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव की खोज, उत्तरी ध्रुव की खोज, और ये इन्होंने कब की थी? ये की थी 1909 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में। कोलंबस अमेरिका की खोज की थी। ठीक, और वास्को डिगामा भारत की। ठीक, समुद्र के रास्ते भारत की खोज कब? 1498 में, 1498 में। ठीक, कहाँ आया था? केरल के कोची तट पर आया था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किसका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर विद्याचंद्र राव, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो शिक्षक दिवस के रूप में, शिक्षक दिवस कब होता है? शिक्षक दिवस होता है 5 सितंबर को, 5 सितंबर को। ठीक, और इस दिन किसका जन्मदिन होता है? इस दिन जन्मदिन होता है डॉक्टर एस राधा कृष्ण का, डॉक्टर एस राधा कृष्ण का। ठीक, डॉक्टर एस राधा कृष्ण का। ये क्या थे? ये हमारे भारत के पहले पहले उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत के पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति थे, और इन्हें सर्वप्रथम क्या मिला था? भारत रत्न भी दिया गया था। तो ये पहले उपराष्ट्रपति थे। इनका जन्म जो है, इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर, 5 सितंबर 1900, एक मिनट, 1888, 1888 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो इन्हीं के जन्मदिन पर क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, GATT गेट का विस्तार रूप क्या होगा? यानी फुल फॉर्म पूछिए। तो ऑप्शन ए जनेवा एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, ऑप्शन सी गाइडलाइंस फॉर असिस्टिंग टैरिफ एंड ट्रेड, ऑप्शन डी गवर्नमेंट एसोसिएशन फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक, तो इसकी फुल फॉर्म हमें बतानी गेट। तो गेट का फुल रूप होता है, वो होगा जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, ऑप्शन बी। ठीक, जर्नल एग्रीमेंट, ठीक है, एक सामान्य एग्रीमेंट होता है ट्रेड करने के लिए। ठीक, तो ये उसी की क्या है? फुल फॉर्म है। ठीक, गेट की, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में है? ठीक है, कामाख्या देवी मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर। ठीक, कामाख्या देवी मंदिर ये है हमारा कहाँ? गुवाहाटी, गुवाहाटी। और गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। ठीक, और यहाँ पर कौन सा मेला लगता है? यहाँ पर मेला लगता है अम्बुबाची मेला। ठीक, अम्बुबाची मेला एक शक्तिपीठ है, एक शक्तिपीठ है जहाँ पर योनि की पूजा की जाती है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी हिमाचल, कोई सा नहीं, कौन सा होगा? ऑप्शन डी असम। ठीक, असम में
क्या है, स्थित है, कामाख्या देवी मंदिर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? मार्क्सवाद, ऑप्शन ए ली कार्बूचियर, ऑप्शन बी जॉनसन मंडेला, ऑप्शन सी जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो जो मार्क्सवाद है, मार्क्सवाद की जनक या समर्थक माने जाते हैं कार्ल मार्क्स। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया था, समाजवादी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया था। पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ था, जो एडम स्मिथ ने दिया था। फिर इन्होंने कहा था उसमें पूंजीपतियों का विकास हो रहा था, तो सामान्य वर्ग का विकास करने के लिए इन्होंने एक मार्क्सवाद सिद्धांत का जनक दिया था, जिसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी मंडी, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी मेघालय। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी ये कौन सी है? शिमला है, ऑप्शन ए शिमला। ठीक है। मंडी हिमाचल प्रदेश का ही शहर है। देहरादून किसकी राजधानी है? उत्तराखंड की राजधानी है। ठीक। और मेघालय खुद एक क्या है? राज्य है। मेघालय खुद एक क्या है? राज्य है। और इस राज्य की राजधानी क्या होगी? इस राज्य की राजधानी होगी शिलोंग। इस राज्य की राजधानी होगी शिलोंग। शिमला में ध्यान रखना, शिमला में क्या स्थित है? शिमला में स्थित है राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। ठीक। कहाँ स्थित है? शिमला में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? ठीक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? इसमें आधा लिखा है वैसे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, ये पूरा वाक्य था। ये किसने कहा था? ऑप्शन ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक। तो ये जो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन 1916 में होम रूल लीग आंदोलन का क्या किया था? प्रारंभ किया था। ठीक। होम रूल लीग आंदोलन का प्रारंभ किया था। ध्यान रखना, इसके द्वितीय चरण का प्रारंभ जो किया था वो एनी बेसेंट। ठीक है। किसके? द्वितीय चरण का प्रारंभ, द्वितीय चरण का प्रारंभ एनी बेसेंट ने किया था। ठीक। द्वितीय चरण का प्रारंभ किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसको कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी। तो इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है दुबई में। ठीक। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके हेड कौन है? अभी इसके अध्यक्ष हैं जय शाह, जो क्या है? भारतीय हैं। तो जय शाह इसके क्या है? हेड है। तो इसका मुख्यालय कहाँ होगा? मेलबर्न, नई दिल्ली, लंदन, ऑप्शन डी दुबई। दुबई किस देश में स्थित है? तो दुबई स्थित है यूएई, यूएई। ठीक। इसको बोलते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो भारतीय विज्ञान संस्थान ये स्थित है बेंगलुरु में। और बेंगलुरु किसकी राजधानी है? ये राजधानी है कर्नाटक की। ये बेंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ? बेंगलुरु में स्थित है। देखो बेंगलुरु में और क्या क्या है? बेंगलुरु को हम अंतरिक्ष शहर, इलेक्ट्रॉनिक शहर, इस्कॉन वैली, भारत की इस्कॉन वैली। ठीक। और इसके बाद इसका और क्या नाम है? इसका नाम है, इसको सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक शहर, भारत का बगीचा कहा जाता है, भारत का बगीचा कहा जाता है। यहाँ पर ट्रैफिक भी सबसे ज्यादा है। ठीक है। और बेंगलुरु ने ही इस बार क्या जीता है? आईपीएल की ट्रॉफी जीती है। ठीक। तो ये करंट का क्वेश्चन ध्यान रखना। तो भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक है। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है किसकी रचना है? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ
टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर बोलते हैं। तो ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, ये किसने लिखा है? ये लिखा है मोहम्मद इकबाल ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, ये मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। ठीक है, इनका गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? थार रेगिस्तान। ठीक है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी मंगोलिया, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो जो थार का रेगिस्तान है, थार का रेगिस्तान स्थित है भारत में। थार का रेगिस्तान कहाँ स्थित है? भारत में। थार, थार रेगिस्तान, थार रेगिस्तान स्थित है भारत में। ठीक, थार रेगिस्तान भारत में स्थित है। इसके देखो बारे में और चीजें लिख लेंगे कि ये सबसे अधिक, सबसे अधिक आबादी व जनसंख्या वाला मरुस्थल है, मरुस्थल है। ठीक, लूनी नदी, लूनी नदी यहाँ की क्या है? प्रमुख नदी है। लूनी नदी इस रेगिस्तान, रेगिस्तान की प्रमुख नदी है, प्रमुख नदी है। ठीक, इस रेगिस्तान में अरावली पर्वत स्थित है, अरावली पर्वत स्थित है। ठीक, जो दुनिया का सबसे पुराना बलित पर्वत है। और ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के राजस्थान में स्थित है, भारत के राजस्थान में स्थित है। ठीक, भारत के राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट, राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? ठीक है, देखो बात करते हैं राज्यसभा, राज्यसभा। ठीक, इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है? तो इसकी चर्चा है संविधान के आर्टिकल 80 में। आर्टिकल 80 में इसकी चर्चा है। संसद की चर्चा 79 में, राज्यसभा की 80 में है और लोकसभा की 81 में है। ठीक, इस राज्यसभा को हम, राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने होते हैं? कुल सदस्य, तो कुल सदस्य जो होते हैं वो होते हैं 245, वर्तमान में 245 है, जिसमें से 233 राज्यों से चुने जाते हैं और 12 सदस्यों को राज्यपाल क्या करता है? मनोनीत करता है। यानी इनमें से कितने? 12 सदस्यों को, सॉरी राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यपाल तो विधान परिषद में करता है। ठीक, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति, सॉरी बार बार राज्यपाल ने कर रहा है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है, मनोनीत करता है। ठीक, मतलब इनको क्या करता है? राष्ट्रपति चुनता है, इनका चुनाव नहीं होता है। यानी किसी विशेष क्षेत्र, विशेष खेल से होते हैं, शिक्षा से होते हैं, ठीक, विज्ञान से होते हैं, तो किसी विशेष क्षेत्र के ये योग्यता धारक होते हैं, तो इनको क्या करता है? राष्ट्रपति चुन देता है। ठीक, सिलेक्ट कर देता है, मनोनीत करता है, और ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग नहीं लेते हैं। ठीक, तो 12 सदस्य मनोनीत करता है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब राज्यसभा के बारे में और भी चीजें ध्यान रखना कि इस राज्यसभा को हम बोलते हैं उच्च सदन, उच्च सदन। और ये स्थायी सदन होता है, स्थायी सदन होता है, भंग नहीं होता है ये। इसका कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल, इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ठीक, और इसको कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का क्या होता रहता है? चुनाव होता रहता है। ठीक, और इसको वृद्धों का सदन बोलते हैं। इसकी न्यूनतम आयु, न्यूनतम जो आयु होती है, न्यूनतम आयु जो होती है वो होती है 30 वर्ष, 30 वर्ष। अब इसका देखो लोकसभा से अंतर बता दे रहे हैं, लिख नहीं रहे। लोकसभा को हम निम्न सदन बोलते हैं, वो अस्थायी सदन होता है। इसका कार्यकाल लोकसभा का 5 वर्ष का होता है और लोकसभा में न्यूनतम आयु जो होती है 25 वर्ष होती है। ठीक, राज्यसभा की ये लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्लासी का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, देखो प्लासी का युद्ध। ठीक है, पहले चलो हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए यमुना दिया, ऑप्शन बी सतलज दिया, ऑप्शन सी भागीरथी हुगली, ऑप्शन डी यमुना। अच्छा, यमुना 2 बार आ गया है। ठीक, कोई नहीं, हम तब तक युद्ध के बारे में लिख रहे हैं, आप कमेंट करके बताओ ये किस नदी के किनारे लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध, ये प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। और ये हुआ था बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेज। ठीक, अंग्रेज में जो रॉबर्ट क्लाइव के अध्यक्षता में लड़ा गया था। इसमें कौन मारा गया था? इसमें ये मारा गया और अंग्रेज क्या हो गए? जीत गए, अंग्रेज जीत गए। ठीक है, और मारा क्यों गया? इसका जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर,
वो अंग्रेजों से मिल गया था। तो मीर जाफर ने इसकी क्या करवा दी थी, हत्या करवा दी। ये युद्ध कहाँ लड़ा गया था, ये युद्ध लड़ा गया था पश्चिम बंगाल में, ठीक, पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर, हुगली नदी के तट पर। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में भागीरथी कहा जाता है, वही लिखा है ब्रैकेट में, और हुगली नदी है वो गंगा की ही एक वितरिका है। ठीक, तो बिल्कुल सही लिखा है, हुगली या भागीरथी। ठीक है, प्लासी का ये ध्यान रखेंगे, इसी के द्वारा बाद में बंगाल में अंग्रेजों ने क्या किया था, मीर कासिम को अपना मीर जाफर को अपना मतलब वहाँ का नवाब नियुक्त कर दिया, और फिर मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नियुक्त कर दिया था। इसी के बाद क्या हुआ था, फिर बक्सर की लड़ाई हुई थी, और बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का शासन हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए, ठीक है, ये का नहीं होगा, कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, ऑप्शन ए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक, ऑप्शन बी साहित्य एवं पत्रकारिता, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय समझ बूझ, ऑप्शन डी पर्यावरण। ठीक, तो जो पुलित्जर पुरस्कार है ये दिया जाता है पत्रकारिता में, पत्रकारिता और साहित्य में, दोनों में। कभी कभी साहित्य ऑप्शन नहीं होता, पत्रकारिता होता है, पत्रकारिता नहीं होता, साहित्य होता है, यहाँ पर दोनों दिए हैं। ऑप्शन बी साहित्य और पत्रकारिता में यह पुरस्कार क्या होता है, दिया जाता है। ठीक है, तो ये पुलित्जर पुरस्कार मुख्यतः पत्रकारिता के लिए होता है, लेकिन साहित्य में भी दिया जाता है, तो दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन ए 12 दिसंबर, ऑप्शन बी 2 दिसंबर, ऑप्शन सी 10 दिसंबर, ऑप्शन डी 1 दिसंबर। विश्व मानवाधिकार दिवस, तो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं ऑप्शन सी 10 दिसंबर को। ठीक है, देखो 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ की महासभा, यूएनओ की महासभा ने क्या की थी, ये घोषणा की थी, घोषणा की थी। ठीक, और पहली बार कब मनाया गया था, पहली बार मनाने का फैसला लिया गया था पहली बार 1950 में। ठीक, जो मानव है, मानव के अधिकार होते हैं, मूलभूत अधिकार होते हैं, उनके संरक्षण के लिए विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय का घर कौन सा राज्य है। तो भारत में पहला एआई यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सल, पहली एआई विश्वविद्यालय, ठीक, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये है हमारा यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, ठीक, यूनिवर्सल एआई विश्वविद्यालय, यूनिवर्सल एआई विश्वविद्यालय। और ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है महाराष्ट्र में, ये स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक, इसीलिए महाराष्ट्र को ही क्या कहा जाता है, एआई विश्वविद्यालय का घर कहा जाता है। ठीक, क्योंकि पहला वो था हमारा एआई विश्वविद्यालय, वो कहाँ स्थापित हुआ था, वो स्थापित हुआ था हमारा महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तारे के जीवन का सबसे प्रारंभिक चरण है। चलो वैसे आखिरी क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं, आज इसे हम बता देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको नहीं मिलेगा ढूंढने से। तो निम्न में से किस तारे के जीवन का सबसे प्रारंभिक चरण है, तारों का प्रारंभिक चरण, तारों का प्रारंभिक चरण, प्रारंभिक चरण। देखो जो तारे होते हैं उनकी व्यवस्थाएं होती हैं, तारे कहाँ से बनते हैं, कैसे खत्म होते हैं। तारे जैसे हमारा सूर्य क्या है, तारा है, तो तारों का जो प्रारंभिक चरण होता है उसको हम बोलते हैं नेबुला। ठीक, नेबुला, यानी इसी को हम बोलते हैं निहारिका, हिंदी में निहारिका, इंग्लिश में नेबुला। इस नेबुला में जब दहन प्रारंभ हो जाती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हाइड्रोजन के जो गैस होते हैं वो एक पास आ जाते हैं और एक बादल के समान दिखने लगते हैं, जिसको हम नेबुला या निहारिका कहते हैं। इस निहारिका के केंद्र में जब गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो जाता है तो दहन प्रारंभ हो जाता है, यानी आग जलने लगती है, चमकने लगता है। तो इसकी जो अगली अवस्था बनती है उसको हम कहीं कहीं पे क्या प्रोटोस्ट्रॉन बोलते हैं, प्रोटो स्टार।
ठीक है, प्रोटो स्टार बोलते हैं। प्रोटो स्टार के बाद जब तारा और आगे बढ़ता है तो क्या बनता है, वो एक तारा बनता है जिसको हम युवा तारा बोलते हैं, जैसे हमारा शुक्र है, जैसे हमारा सॉरी सूर्य है। ठीक, युवा तारा के बाद जब उसका ईंधन समाप्त हो जाता है, यानी जब उसमें हाइड्रोजन समाप्त हो जाती है, तो वो बनता है लाल दानव। लाल दानव के बाद अगर वो छोटा होगा तो श्वेत वामन और काला वामन बनेगा। अगर वो तारा बहुत बड़ा तारा है तो वो श्वेत वामन के बाद, काले वामन के बाद, लाल वामन के बाद। ठीक है, चलो मैं लिख दूं नेक्स्ट पेज पे, देखो बहुत ज़्यादा हो जाएगा डिटेल में फिर, चलो मैं लिख देता हूँ। जैसे तारे कहाँ से शुरू होते हैं, तारा बनना शुरू होता है निहारिका से। ठीक है, क्योंकि बोल के मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है, आपको भी। निहारिका के बाद क्या बनता है फिर, वो तारा बनता है। इसी के बीच की अवस्था होती है प्रोटो स्टार। ठीक, तारा के बाद फिर वो क्या बनता है, लाल दानव। लाल दानव, यहाँ से दो केस होते हैं। अगर वो छोटा होगा, अगर वो छोटा तारा है तो वो क्या बनेगा, श्वेत वामन बनेगा, श्वेत वामन। और इसके बाद क्या बनेगा, काला वामन, काला वामन बनता है। ठीक, और तारा क्या होता है, खत्म हो जाता है। अगर वो तारा कैसा तारा है, बड़ा तारा है। और कितना बड़ा है, ये भी एक है, चंद्रशेखर सीमा 1.44 गुना क्या है, बड़ा है, हमारे सूर्य से 1.44 गुना बड़ा है। तो फिर वो क्या बनेगा, अभिनव तारा बनता है, अभिनव तारा। और अभिनव तारा को हम सुपरनोवा भी बोलते हैं, सुपरनोवा। और सुपरनोवा को हम विस्फोटक तारा भी कहा जाता है। फिर इसके बाद क्या बनता है, इसके बाद बनता है न्यूट्रॉन। ठीक, पल्सर, ठीक, क्वेसर, दिख रहा है, चलो ऊपर बढ़ा देते हैं, न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर। और इसके बाद फिर बनता है ब्लैक होल, ब्लैक होल जिसको हम कृष्ण वेबर भी बोलते हैं, कृष्ण वेबर भी बोलते हैं। ठीक, कृष्ण वेबर ब्लैक होल ये क्या होती है, तारों की अंतिम अवस्था, तारों की अंतिम अवस्था, अंतिम अवस्था। तो एक क्वेश्चन आपका ये बन गया जो पूछा जा सकता है कि तारों की अवस्था क्या होती है, ब्लैक होल। ठीक है, ब्लैक होल, तारों की अंतिम अवस्था होती है ब्लैक होल। और ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था, ब्लैक होल का जो सिद्धांत दिया था, ब्लैक होल का सिद्धांत इधर लिख देते हैं, ब्लैक होल का सिद्धांत। ठीक, ये दिया था एस चंद्रशेखर ने, एस चंद्रशेखर। ठीक, ये भारत के ही थे। तो एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल का क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। तो तारों की पहली का अवस्था निहारिका होती है जिसको हम प्रो स्टार भी बोलते हैं, और अंतिम अवस्था कौन सी होती है, ब्लैक होल होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रोटो स्टार, ऑप्शन बी प्रोटो स्टार होता है। ठीक, ये था हमारा आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद हम आपको कल फिर से मिलते हैं इसी प्रकार एक बेहतर क्लास में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।